गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपके सामने फिर हाजिर है एक वीडियो लेकर। हम स्पेक्ट्रम की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की बुक जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इकाई 2 से चैप्टर 3 भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। हम साथ में मीनिंग बिटवीन द लाइन्स कर रहे हैं, तो आप भी साथ में पढ़ते जाइए और मैं भी आपको उसका मीनिंग और पूरा जो चैप्टर है 3 वो पूरा आपको समझाऊंगी वन बाय वन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था इतिहास किन भागों में कैसे डिवाइड किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी के पहले कैसे इटली का एकाधिकार था और कैसे हमने उसे तोड़ा। हमने नहीं, पुर्तगालियों ने तोड़ा। ठीक है, तो जो भी 15वीं शताब्दी के पहले इटली का एकाधिकार था, यूरोप के आने से पहले इटली का जो एकाधिकार था पूरे भारत पर और दक्षिण पूर्व एशिया पर था। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। इटली इस मैप के सहारे देखिए, ये सॉरी यूरोप का मैप है, अफ्रीका। ये आप भी खरीद लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है। स्कूल एटलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सफोर्ड की है। देखिए, ये जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमने देखा था, ये इटली यहाँ पर है, रोम जिसकी कैपिटल है। यहाँ से वास्को डी गामा जो पुर्तगाल है, यहाँ पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा, यहाँ से आया, यहाँ तक ट्रेवल किया साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक। उसके बाद यहाँ से कालीकट के तट पर पहुंचा। ये कालीकट का तट है। पर इन पुर्तगाल के आने से पहले इटली का पूरे व्यापार पर एकाधिकार था। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अरब शासन आने लगा। तो अरब शासन जब आया तो मुस्लिम, अरब क्या है, मुस्लिम लोग हैं, तो उनका शासन और बढ़ने लगा और व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने लगा। जो भी वस्तुएं यहाँ पर बनती है या दक्षिण पूर्व एशिया में जो भी वस्तुएं व्यापार के लिए जाती है, तो पहले अरब कंट्रीज में जाती थी, अरब देशों में जाती थी, मुस्लिम देशों के थ्रू फिर इटली में, और इटली के जरिए बाकी के यूरोपीय देशों में जाती थी। अब इन सभी पड़ोसी देश ने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर ले, क्यों ना हम जिससे यह लाभ अर्जित कर रहे हैं इन सभी के साथ डायरेक्ट व्यापार करने से, तो क्यों ना हम भी डायरेक्ट व्यापार करें। अब यहाँ से तो ये जो अरब देश है वो जाने तो देंगे नहीं। यहाँ पे भी पहले स्वेज कैनाल नहीं थी कि यहाँ से चले जाए, तो इजिप्ट में, जिन्हें हम पहले मिस्र कहते हैं, तो यहाँ पर जो प्लेस है वहाँ से फिर भूमध्य सागर से होते हुए वस्तुएं जाती थी। अब इन्होंने क्या किया, कब किया, 15वीं शताब्दी में, मतलब 1401 से लेकर 1500 तक उन्होंने नए मार्ग की तलाश पर कार्य किया। इसी बीच 1498 में आखिरकार इन्हें जीत हासिल हो ही गई, क्योंकि उन्हें 1498 में वास्को डी गामा यहाँ से ट्रेवल करते हुए कालीकट के तट पर पहुंच गया। उन्होंने नया मार्ग डायरेक्ट व्यापार करने का ढूंढ ही निकाला। अब इनको पुर्तगाल या अन्य यूरोपीय देशों को इन सब के जो बीच में कह सकते बिचौलिया थे, इनकी जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट वो इस रास्ते से व्यापार कर सकते थे। अब जब ये व्यापार करने लगे तो जो पहले से ही जिनका शासन था, मतलब एकाधिकार था, वो थे अरब और इटली। तो ये इनके साथ युद्ध करते हैं और पुर्तगाली जीत जाते हैं, जिसके थ्रू व्यापार का एकाधिकार इनके पास चला जाता है। इतना हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो किस तरह अलग अलग प्रौद्योगिकी का भी डेवलप हुआ, क्या कारण रहे जिसके कारण उन्हें नए मार्ग की तलाश की जरूरत पड़ी, तो ये सब भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। भारत में पुर्तगाली आए, कैसे आए, क्यों आए, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन, अब उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कैसे की, सबसे पहले कौन आया, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था व्यापार से शासन तक। वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, धीरे धीरे उन्होंने किस तरह व्यापार से शासन करना स्टार्ट किया, उनके बारे में भी डिस्कस किया था। आप भी लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हमने बात की थी पुर्तगालियों की। ठीक है, आप शॉर्ट्स नोट्स भी बनाते जाइएगा। जैसे पुर्तगाली है, 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पर आपको इसको फुल नेम में लिखना है। 1498 में आया, 1502 में वापस आ गया, क्योंकि इतना सारा लाभ अर्जित किया था कि वो 1500 में खुद को रोक नहीं पाया, वो 1502 में उसे वापस आना पड़ा। अब क्या हुआ, 1501 है, वो पुर्तगाल के राजा ने दक्षिण पूर्व एशिया और भारत पर खुद को व्यापार का राजा घोषित कर दिया। अब ये जो जी है, मतलब गवर्नर, पुर्तगाल ने गवर्नर भेजने स्टार्ट किए। ठीक है, ये ध्यान देना कि कौन कौन से गवर्नर थे और कौन सबसे पहले आया। तो 3 गवर्नर थे जो उनके टाइम पुर्तगाल जितने भी दिन भारत में रहे, जितने भी साल रहे, उन सभी सालों में 3 गवर्नर भारत आए थे। तो सबसे पहले अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सबसे पहले क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद अल्फांसो डी अल्ब्रुक। ठीक है, ये अल्फांसो डी अल्ब्रुक, आप पूरा नाम लिखिएगा और आप साथ में बुक भी देखती जाइएगा, क्योंकि मैं बुक में से ही पढ़ा रही हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। लास्ट वीडियो के हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट कौन आया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद आया अल्फांसो डी अल्ब्रुक।
उसके बाद आया अल्फांसो डी अल्बुक। अब इनकी स्टोरी क्या चलती है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। जब ये आता है 1505 में 3 वर्षों के लिए, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का शासन कितने सालों तक रहता है, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है वो 5 सालों तक रहता है, वैसे ही जो गवर्नर का टाइम पीरियड रहता है वो कितने सालों के लिए किया उन्होंने, 3 सालों के लिए, कि आप 3 साल भारत में रहिए। तो 1505 में जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया तो उससे किसका सामना करना पड़ा, एक तो इजिप्ट का, क्योंकि जो मुस्लिम व्यापारी हैं वो अभी तक वहाँ पर एकाधिकार जमाए हुए थे, तो उनका तो अंत करना ही था। तो पहले वो इजिप्ट और गुजरात पे भी वो अपना दबदबा बनाना चाहते थे, इसलिए गुजरात और इजिप्ट मिल गए कि हमारे जो स्थान है वहाँ से हम पुर्तगाल को बाहर खदेड़ देते हैं। तो इन दोनों की जो सेना है वो संयुक्त रूप से किसके साथ लड़ाई करती है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के जो पुर्तगाल का गवर्नर है इनके साथ लड़ाई करती है। तो सबसे पहले तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है इसका पुत्र मारा जाता है युद्ध में। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को गुस्सा आता है और वह बदला लेने के लिए गुजरात और इजिप्ट की जो संयुक्त सेना है वापस उन पर धावा बोलता है, हमला करता है, जिसमें ये दोनों युद्ध हार जाते हैं और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपना बदला पूरा कर लेता है। अब ये जो दूसरा गवर्नर आता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्ब्रुक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुर्तगाल के लिए, क्योंकि यही वह गवर्नर है जिसने पुर्तगाल के जो शासन है भारत में उसको स्थायी रूप से स्थापित किया। इसी के काल में भारत में पुर्तगाल का शासन है और मजबूत हुआ। कैसे मजबूत हुआ वो हम पढ़ते हैं, नौसेना भी इसने मजबूत की थी, तो आप साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है। आप बुक पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिएगा। अल्फांसो डी अल्ब्रुक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक जिसने भारत में पुर्तगाल गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया। जो पहला गवर्नर था अल्मेडा, उसकी जगह अल्ब्रुक आ गया। के पास अधिक बड़ी और व्यापक रणनीति थी, क्योंकि इसने सोच रखा था कि जब तक मैं जीऊँगा, जब तक मैं पुर्तगाल का शासन और एक्सपांड बढ़ाते जाऊंगा, उसका यही जीवन का लक्ष्य था कि किसी भी तरह वो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत पर एकाधिकार प्राप्त कर ले व्यापार पर। वह पूर्व में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। मतलब अपनी मृत्यु से पहले जो पुर्तगाली का साम्राज्य है उसको स्थापित करना चाहता था। अभी किसका एकाधिकार था, अरब राज्य और इटली का एकाधिकार था। हालांकि अब बहुत कुछ बदल चुका है, इनके पास अपनी नौसेना शक्ति के जरिए उन सभी को हरा दिया। अब वह भारत में आसानी से व्यापार करने लगे थे। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के लिए एक रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। जितने भी मेन गेट होते हैं अगर उन पे अगर आपका आधिपत्य होता है, इसका मतलब आपके जितने भी अंदर के महल है उन पर आपका आधिपत्य हो गया। वैसे ही इसने क्या किया कि जितने भी समुद्री क्षेत्र पर इंपॉर्टेंट एंट्री गेट थे, अर्थात प्रवेश द्वार थे जहाँ पर जहाज रुकते थे, वहाँ पर उसने अपना बेस स्थापित कर लिया। बेस मतलब अपना आधिपत्य, अपना दबदबा। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्ब्रुक की निर्णायक भूमिका रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही है पुर्तगाल के लिए भारत में इस गवर्नर की, अल्फांसो डी अल्ब्रुक। अब अल्ब्रुक सबसे पहले 1503 में भारत आया था। वो इस कमांडर के रूप में आया था। कब आया था ये? 1503 में। पर वो गवर्नर के रूप में नहीं आया था, वो एक कमांडर के रूप में आया था, ठीक है। आप ये फुल लिखते जाइएगा, इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास, सीधा साधा सिंपल सा वीडियो बनाते हैं, पर आपको इसका मीनिंग समझ में आता होगा। देखिए, जो 1503 में कमांडर के रूप में आया था, पर 1509 में उसे वायसराय नियुक्त किया गया। 1509 में उसे वायसराय नियुक्त किया गया, ठीक है। तो आप ये पूरा लिखिएगा, वायसराय। 1503 से 1509 मतलब वो भारत में ही रहा था। तो 1503 में कमांडर के रूप में आया था, फिर 1509 में उसे वायसराय नियुक्त कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं हम अभी? फ्रांसिस्को डी अल्ब्रुक की, ठीक है। अल्मेडा तो 1509 में इन दोनों को हरा दिया था और चला गया था। फिर 1509 में अल्मेडा की जगह अल्ब्रुक आया था। तो उसने नौसेना मजबूत की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था पुर्तगाल के लिए भारत में शासन स्थापित करने हेतु। अब आगे देखते हैं कि फिर उसने जो 1509 में मिस्र के शासक ममलुक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार जमा लिया। या ध्यान देना है कि यहाँ पर इजिप्ट है, ये मिस्र है। आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखिए, ये मिस्र है यहाँ के। यहाँ पर जो उन्होंने जहाज भेजा था यहाँ पर कि जाइए आप, आपका तो अधिकार है, पहले से ही हम यहाँ पर डायरेक्ट शासन व्यापार कर रहे हैं, एकाधिकार है हमारा सब पे। तो उन्हें इतना आइडिया नहीं था कि इतनी इनकी नौसेना मजबूत है पुर्तगाल की जो यहाँ से आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो इजिप्ट के द्वारा भेजे गए जहाज का बेड़ा है उस पुर्तगाल ने उसे लूट लिया अरेबियन सी में, अरब सागर में। इसलिए 1509 में उसने मिस्र का जो शासक है ममलुक के द्वारा जो जहाजी बेड़े को भेजा गया उसे
पराजित कर लिया और द्वीप पर अधिकार जमा लिया। मतलब द्वीप पर पहले अधिकार मिस्र का था, इजिप्ट का था, तो अब उस पर शासन कर लिया पुर्तगाल ने। 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। वायसराय कब आया था? 1509 में, पर 1515 तक उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, निर्णायक भूमिका निभाई, इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तो 1515 तक उसने एक सत्ता की स्थापना में, पुर्तगाल की सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। ठोस शुरुआत 1510 बीजापुर, ये छोटे छोटे उन्होंने बेस तो बना लिए थे और जीतने भी लगे थे अन्य जहाज़ों को, पर जो ठोस शुरुआत की तो वो 1510 में की। हम आपको बताते हैं, मैप के जरिए बताते हैं कि बीजापुर कहाँ था और अन्य देश कहाँ थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सदर्न इंडिया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक विजयनगर एम्पायर था, आप लिखते जाइएगा विजयनगर एम्पायर। उसके बाद यहाँ था बीजापुर, ये बीजापुर है, तो यहाँ गोवा आ गया, इसका मतलब यहाँ केरला है। उसके बाद यहाँ था, ये हमारा सदर्न इंडिया, यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर था अहमदनगर। ठीक है, ये पूरा लिख लीजिएगा बीजापुर इसके बाद था ये छोटा सा बीच में बीदर। ठीक है, और ये था यहाँ पर गोलकुंडा। बीजापुर में ही यहाँ पे क्या था? गोवा। ये विजयनगर एम्पायर में यहाँ पे था कालीकट, यहाँ था कोच्चिन, यहाँ पे है मद्रास। समझ रहे हैं? तो इन ध्यान देना, ये सब लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम पढ़ रहे थे 1510 में बीजापुर से गोवा छीन कर ठोस शुरुआत की, मतलब बीजापुर के पास ही गोवा था, तो बीजापुर से इन्होंने गोवा 1510 में छीन लिया। ठीक है, कब छीना? 1510 में। हम सिर्फ पुर्तगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1510 में छीन लिया गया। उसके बाद अलेक्जेंडर के समय के बाद ये पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपीय के अधीन आया था। अलेक्जेंडर कौन था? यूरोपीय था, तो उसके बाद के समय में यह पहला ऐसा भारत का क्षेत्र था जो यूरोप के पास आ चुका था। गोवा क्यों छीना उन्होंने? क्योंकि वो एक प्राकृतिक बंदरगाह था, वो सामरिक स्थल भी था। अब उन्होंने गोवा ही क्यों छीना इन पूरे जो पश्चिमी तट है भारत का? क्योंकि ये एक प्राकृतिक बंदरगाह था, नेचुरल पोर्ट था, यहाँ पर जहाज़ों का रुकना और यहाँ पर उनके व्यापार की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उन्होंने इसलिए बीजापुर से गोवा को आसानी से छीन लिया। अब आगे पढ़ते हैं, आप भी अपनी बुक को देखते जाइएगा। अलेक्जेंडर के समय के बाद यह पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपीय के अधीन आया था। उसके बाद गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था, इसलिए उन्होंने उनसे बीजापुर से पुर्तगालियों ने छीन लिया था। अब यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण रखने के साथ ही दक्षिण के राजाओं की नीतियों का निरीक्षण भी करते थे। अब इनके पास 3-4 कारण हो गए कि गोवा बीजापुर से छीनना ही होगा। जब उन्होंने 1510 में गोवा छीन लिया तो इसके 3 कारण इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है, व्यापार की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 16वीं सदी थी उस दौरान ये सदर्न इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हालांकि मुगल भी इंपॉर्टेंट थे भारत में, पर वह सदर्न इंडिया तक इतनी पहुंच नहीं बढ़ा पाए थे। उनका जो क्षेत्र था वह नदन साइड था, उत्तरी क्षेत्र पर वो शासन दिल्ली साइड पर शासन किया करते थे। मध्य प्रदेश तक भी था, पर जो दक्षिण भारत है वहाँ पर उनकी पहुंच बहुत ही सीमित थी और इतनी नौसेना भी उनके पास जहाज और इन पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था। इसलिए इनका फ़ायदा किसने उठाया? पुर्तगालियों ने, और बीजापुर से गोवा छीन लिया। और दूसरा कारण ये था कि यहाँ पर जितने भी राजा हैं इन सबको नियंत्रण करने लगे थे। कौन? पुर्तगाली, क्योंकि अब गोवा में वो बैठ चुके हैं तो हर तरफ नजर जाएगी उनकी। तो राजाओं की तरफ भी जो भी वो काम करते थे उन पर भी नजर है कि आप क्या नियम बना रहे हैं, कितना आप टैक्स वसूल रहे हैं, तो सब पर उनका ध्यान था। अलेक्जेंडर के समय यह पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद राजाओं, दक्षिण की जो राजाओं उसकी नीतियों का निरीक्षण भी करते थे, ये दूसरा कारण बताया। और तीसरा कारण ये है कि जितना भी ये पूरा पश्चिमी तट, भारत का जो पश्चिमी तट है, इस पर जितना भी व्यापार होता था तो ये सेंटर में है, तो इधर से भी व्यापार पूरा नियंत्रण में रहेगा, इधर भी पूरी दृष्टि बनी रहेगी कि किसका कितना जहाज का बेड़ा यहाँ पर पहुँच रहा है। और उन्होंने इसलिए कॉटेज व्यवस्था भी बनाई थी। कॉटेज व्यवस्था आपको कल बताई थी कि जिस जहाज को पुर्तगाली पास देंगे वही इस अरब सागर में मूवमेंट मतलब व्यापार कर सकता है, अन्यथा उन पर हमला कर दिया जाएगा। ये उन पुर्तगालियों की कॉटेज व्यवस्था कहलाती है। उसके बाद
इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाह पर कब्जे जमाने में सफल रहे। अब ये 3 कारण बता दिए। एक तो राजा की रणनीति पर, जो भी वो डिसीजन लेते थे उन पर नियंत्रण रखते हैं। इधर के जितना भी व्यापार, इधर का जितना भी व्यापार पश्चिमी तट पर हो रहा था उन पर नियंत्रण करने लगे। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो दमन है, यहाँ पे क्या है, दमन महाराष्ट्र में, और यहाँ गुजरात आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है दीव। ठीक है, ये दीव है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दमन है। आप भी नोट से बना सकते हैं। तो दीव उन्होंने जीत लिया था। दमन, राजौरी, दाभोल के बंदरगाह, यहाँ पे दाभोल भी बंदरगाह है, गुजरात का इंपॉर्टेंट इतिहास में दाभोल बंदरगाह सबसे इंपॉर्टेंट था। यहाँ दाभोल है बंदरगाह, यहाँ दीव है। तो इन सब पर जो गोवा पर राजा बनकर बैठे थे पुर्तगाली, इन सब पर अपना अधिकार धीरे धीरे जमा रहे थे। और इम्पोर्टेंट किस पर जमा रहे थे, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे क्या है, बंदरगाह हैं। तो बंदरगाह पर मेन उनकी नज़र थी। अब अलब्रुक ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति भी अपनाई, उनके साथ विवाह भी करने लगे, ताकि जो वैवाहिक संबंध है उसके जरिए अगर हम कुछ बातचीत करते हैं वो उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो। इसलिए वो उन्होंने एक नीति है, ये विवाह करने का उनका इच्छुक नहीं थे, फिर भी उन्होंने नीति के तहत विवाह किया, ताकि हिंदू महिलाओं के साथ अगर विवाह करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ दहेज में मिल जाएगा, ऐसा उनका मानना रहा होगा। अब 1515 में मलक्का और हॉर्मुज ईरान पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अब पहले भी बता चुके हैं कि 15 सालों के अंदर जब पुर्तगाली आए थे, उसके सिर्फ 15 सालों में ही उन्होंने 1515 तक आधिपत्य 1515 तक, ठीक है, ये कायम हो गया। और लाल सागर के मुहाने, ये आपको ध्यान देना है कि मलक्का और हॉर्मुज ईरान कहाँ पर है। तो इन्होंने आधिपत्य कहाँ कायम किया था, एक तो हॉर्मुज मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप ये ईरान है और यहाँ पे हॉर्मुज है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे तो एक तो कहाँ पर हॉर्मुज और एक मलक्का, जलडमरू मध्य, जिसे हम स्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये मलक्का यहाँ पर है, जो कि व्यापार की दृष्टि से इतिहास से लेकर आज तक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य एक मलक्का स्ट्रेट आती है। तो इन दोनों पर आधिपत्य कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, लाल सागर कहाँ है आपको पहले भी पता है, सुमत्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो, ये सब आप देखिए मैप के जरिए देखिए। जो मलक्का स्ट्रेट है वो यहाँ पर है, पहले भी आपको बता दिया, मलेशिया और इसके बाद इन्होंने कहा है कि लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्र द्वीप, ये रेड सी है यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने सोकोत्र द्वीप पे शासन किया। उसके बाद इन्होंने सुमात्रा के सचिन दुर्ग, यहाँ पे सुमात्रा है, ठीक है, जकार्ता है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे सुमात्रा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी आधिपत्य जमा दिया गया। ये सभी लोकेशन आपको ध्यान रखनी होगी। श्रीलंका के कोलंबो, श्रीलंका तो पड़ा है हमारे पड़ोसी देश में इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे कोलंबो है, यहाँ पे भी उनका आधिपत्य जमाया उन्होंने। इसके बाद नए किले स्थापित किए गए, इन सभी जगहों पर नए किले भी स्थापित किए गए उनके। फिर जावा, थाईलैंड, पेगू इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए, समझ रहे हैं आप, जावा से भी संपर्क स्थापित किए गए। थाईलैंड, ये थाईलैंड है, ठीक है, यहाँ पे मतलब वो धीरे धीरे यहाँ पे आए मालाबार तट पर, अब धीरे धीरे यहाँ पर यहाँ इस प्लेस पे सुमात्रा और इन सभी जगहों पर आधिपत्य स्थापित किया। इंडोनेशिया, मलेशिया के मध्य मलक्का स्टेट पर भी आधिपत्य स्थापित किया गया। इसके बाद चीन के जो संजाव द्वीप हैं पर बस्ती बसानी शुरू किया, तो वो चीन की तरफ भी बढ़ने लगे। अलबुकरक के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब तो पता चल ही रहा है, अब सब जगह उनका आधिपत्य मतलब वो शासन व्यापार की दृष्टि से आए, पर वो धीरे धीरे अपने बेस स्थापित करने लगे। मलक्का, सुमात्रा, लाल सागर के इधर, पर्शियन गल्फ, चाइना की तरफ भी जाने लगे। तो आप समझ रहे हो कि अलबुकरक के समय कितनी बड़ी और कितनी मजबूत नौसेना रही होगी पुर्तगालियों की, इसलिए वो पूरे इसमें शासन स्थापित कर पाए। आज पूरा हम लेक्चर पुर्तगाली पर ख़त्म कर देंगे और आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है यह वीडियो देखने के बाद। अब हम देखेंगे जो थर्ड गवर्नर रहा है नीनो दा कून्हा, ठीक है। तो जो नीनो दा कून्हा है, भारत में अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो आप इसको क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। भारत में नीनो दा कून्हा का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। मतलब अब जो नीनो दा कून्हा है वो 1529 में आया है।
अब उसे गवर्नर बना दिया गया। 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। देखिए पहले जो हेडक्वार्टर था वहाँ कोचीन में था पहले, अब वो यहाँ पे उसने अधिपत्य स्थापित कर लिया, मतलब यहाँ पर उसका ठोस मजबूत स्थायी सेना स्थापित होने लगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम हेडक्वार्टर, किसने सोचा, नीनो दा कोना ने, गोवा ले जाते हैं। तो गोवा वो ले जाने लगा। ये आप थोड़ा इंटरलिंक कीजिएगा, एक दूसरे के जो फैक्ट रहते हैं वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं। 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। अब यहाँ पे जो बेसिन द्वीप है, यहाँ पे क्या है, गुजरात का शासक था, उसका नाम भी आपको याद रखना है, बहादुर शाह। तो गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, उसने क्या सोचा कि हुमायूं को, क्योंकि उस समय हुमायूं का शासन था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। तो जब हुमायूं आया, हुमायूं 1530 तक 1545, बीच में 10 साल का गैप था हालांकि, पर उसके बाद वह शासन कर 5 साल शासन किया। तो जो हुमायूं था तो बहादुर शाह यहाँ गुजरात का शासक था, तो उन दोनों की लड़ाई चलती रहती थी। तो अब बहादुर शाह ने सोचा क्यों ना मैं पुर्तगाल से मदद लूँ, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह ने कि पुर्तगाली को बोला ले तो बेसिन ले ले। बेसिन एक प्लेस, स्थल का नाम है, इंपॉर्टेंट है वह भी व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि वो भी समुद्र के किनारे यहाँ गुजरात में स्थित है। उन्होंने बोला ये क्षेत्र ले लो पर हमें हुमायूं से बचाओ। हुमायूं, क्योंकि हुमायूं वहाँ पर गुजरात में बार बार हमला बोल रहा था। उसके बाद जब 1536 में हुमायूं गुजरात चला गया, क्योंकि शहर के उन निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर बढ़ने लगे थे पुर्तगाली, हर बॉर्डर एरिया पर बढ़ने लगे थे। तो इसलिए यहाँ के जो निवासी है वो बाहरी किसी क्षेत्र पर इतनी आसानी से आने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो उनसे लड़ने लगे थे, विरोध करने लगे थे उनका। तो पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। तो उन्होंने बोला कि हम आपसी में आराम से बात करते हैं, ऐसे विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसी वार्ता के दौरान कुछ मतभेद हुआ, क्योंकि अब जो हुमायूं था 1536 में वापस चला गया था, इसलिए 1537 में बातचीत के दौरान बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने जहाज पर बुलाया और उसे मार दिया। ऐसे जो व्यापार की दृष्टि से आते हैं पर बीच में धोखेबाजी कर यहाँ के शासक को किसी भी तरह हराकर, चाहे उसे मारकर या हराकर, यहाँ पर अपना दबदबा बनाते हैं। तो नीनो दा कोना ने भी ऐसा किया और अपना मुख्यालय के तौर पर हुगली में भी एक पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में भी पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। अब इधर तो उन्होंने अपना बेस स्थापित कर ही लिया था, अब उन्होंने सोचा क्यों ना हम आगे बढ़े धीरे धीरे। तो आखिरी में उन्होंने क्या किया, यहाँ बंगाल, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर उन्होंने अपना हुगली पर कुछ पुर्तगालियों को बसाया और यहाँ पर भी अपना बेस स्थापित किया। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा रफ डायग्राम है, आप उन्हें फेर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। अब जब पुर्तगाल आए तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी ये हमें देखना है। भारत में जब पुर्तगाली आए तो उस समय जो पूर्वी व्यापार को हासिल करना था उनके लिए बहुत ही आसान था, इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ किया, इस पश्चिमी तट पर, क्योंकि उनको पूर्वी व्यापार करना आसान इसलिए था क्योंकि उनके लिए ये पूर्व क्षेत्र है और उन्हें एक नया रास्ता मिल गया था, इसलिए उन्हें पूर्वी व्यापार करना अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। गुजरात के सिवा जो शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। देखिए गुजरात में अब उन्होंने, क्योंकि बहादुर शाह का तो मार दिया गया था, किसने मारा था, नीनो दा कोना गवर्नर ने। अब वहाँ पर कौन आया, महमूद बेगड़ा। गुजरात इतिहास की दृष्टि से हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतनी जल्दी कोई बाहरी शासक अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाया। और अब कौन आया है, किसकी जगह, बहादुर शाह की जगह आया है महमूद बेगड़ा गुजरात में। तो महमूद बेगड़ा का शासन था और समस्त जो समस्त उत्तरी भारत है वो एक छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था। हम कब बात कर रहे हैं, जब पुर्तगाल का आगमन हो रहा है। तब दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर चुका था। ये सब विजयनगर एम्पायर जो है, मतलब विजयनगर साम्राज्य के ऊपर क्या है, बहमनी समाज, अब इनके भी 5 टुकड़े हो गए थे, तो ये भी डिवाइड हो चुके थे। हम कब की बात कर रहे हैं, जब पुर्तगाल आ रहे थे 1501 से लेकर जब तक इनका शासन रहा, जब तक कि हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो 1501 की बात कर रहे हैं जब ये पूरा डिवाइड था भारत, चाहे वो दक्षिण भारत की बात कर लो या उत्तर भारत की। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी, मतलब भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं बची थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो। हालांकि कोई भी इतिहास में जितने भी शासक रहे, किसी ने भी नौसैनिक शक्ति पर इतना जोर नहीं दिया। कुछ दक्षिण के राज्य रहे हैं विजयनगर साम्राज्य में, या हम कह सकते हैं कि अंग्रेज के टाइम पर जब पुर्तगाल आए तब इतनी नौसैनिक शक्ति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था जितनी
पुर्तगालियों ने दिया। तो ऐसी शक्ति भी नहीं थी नौसैनिक शक्ति भारत के पास, ना ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित के बारे में कभी सोचा, और ना ही सोचा कि क्यों ना हम अपनी नौसैनिक शक्ति भी बढ़ाए ताकि कोई हमला करे तो हम उनसे एटलीस्ट बच तो सकें। पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे वो मुगल की भी बात क्यों ना हो कर ले, क्योंकि वो तो उत्तर भारत तक ही सीमित थे, मध्य भारत तक सीमित थे, पर दक्षिण तक वह पहुंच ही नहीं पाए थे। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिग्री मात्र चीनी जहाजों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। अब चीनी जो शासक है उनकी भी थोड़ी बहुत जहाजों तक पहुंच थी, पर जितनी पुर्तगालियों की थी उतनी नहीं थी, क्योंकि चीनी शासक क्या है, थोड़े दूर बसते हैं सुदूर पूर्व में, तो उन्हें मात्र बस इतना पता था कि हाँ थोड़े बहुत जहाज ठीक है हम व्यापार कर सकते हैं, पर उनकी शक्ति को स्थापित करना उन्होंने भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया था। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाजों के मालिक जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर के व्यापार पर अपना वर्चस्व कायम किया हुआ था, मतलब पुर्तगालियों के आने से पहले जो अरब व्यापारी थे उनका वर्चस्व कायम था, उनका भी संबंध जो पुर्तगाली के संगठन और एकता की बराबरी नहीं कर सका। मतलब जितने पुर्तगाली का संगठन और एकता थी उतनी उन अरब शासकों की भी नहीं थी। अरब शासक भी और व्यापारी और जहाज के जितने भी मालिक हैं वे भी अपना इतना वर्चस्व कायम नहीं कर सके जितना कि पुर्तगाली कर रहे थे, इसलिए तो वो इतना बढ़ चुके थे, इसलिए तो उन्होंने पूरे अपने भारत के पश्चिमी तट पर धीरे धीरे बेस स्थापित करने लगे थे। ठीक है, ये ध्यान देना है कि अल्मेडा 1505 में आया था, फिर अल्ब्रुक 1515 तक उसने उन्हें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्थापित करने के लिए। फिर नीनो द खुना वो 1529 में आया था। फिर दाबुल द्वीप इसी के समय में, और इसी के समय में महमूद शाह और बेगड़ा गुजरात का जो है नीनो ने ही इन्हें खदेड़ दिया था। तो इन सबको ध्यान देना होगा आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक शक्ति। देखिए अगर आपको इसकी क्वालिटी में कोई फर्क है, अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप इनकी क्वालिटी भी यूट्यूब के थ्रू बढ़ा सकते हैं। देखते हैं स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर के अपने हितों को छोड़ने, तो स्पेनिश की बात करें, स्पेनिश का जो सम्राट है चार्ल्स पंचम, उसका नाम क्या है, चार्ल्स पंचम। किसका नाम है, स्पेनिश के सम्राट का। उसने क्या बोला कि हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने, मतलब हम व्यापार इतना लाभदायक जितना हो रहा है उनको छोड़ने को तैयार है, और फिलीपींस तक खुद को सीमित, मतलब सिर्फ फिलीपींस तक सीमित रखना चाहते हैं। फिलीपींस कहाँ है, यहाँ पे फिलीपींस है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फिलीपींस है, ये इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस है, ये इंडिया है, म्यांमार है उसके पास, फिर थाईलैंड है, फिर लास्ट में वियतनाम है उसके पास, लाओस, फिर नीचे है इंडोनेशिया और यहाँ पर है फिलीपींस। तो फिलीपींस तक वो सीमित रहना चाहते थे। कौन, स्पेनिश सम्राट ने ये बोल दिया था। तो जब इनने घोषणा की कि हम वहीं तक सीमित रहेंगे, तो पुर्तगालियों ने पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए, मतलब अब तो कोई बादशाह नहीं रह गया, तो खुद को बादशाह करने में उन्होंने जरा सी भी देर नहीं लगाई, और इन्होंने खुद को क्या बोल दिया, एस्तादो द इंडिया, मतलब अब हमको इंडिया का महाराजा के नाम से जाना जाएगा। मतलब व्यापार की दृष्टि से और खुद को महाराज घोषित करना कितनी बड़ी बात है। अब पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित किया। कहाँ कहाँ स्थापित किया, चावल में, द्वीप में, सॉल्सेट बेसिन, ये अलग अलग वर्षों में अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अपना धीरे धीरे बेस स्थापित करने लगे थे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्षेत्र में पुर्तगाली, ये हम सारी लोकेशन अभी देखेंगे कि कहाँ पर कब और कैसे स्थापित किया। हम कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने भी खोले, इन सभी प्लेस पे उन्होंने अपना कब्जा तो किया, पर धीरे धीरे अपने फैक्ट्रीज भी खोलने लगे थे, वह कारखाने जिसे बोलते हैं। और उनका दुर्गीकरण, मतलब कारखाने तो खोले पर उन पर कोई हमला ना कर दी, इसलिए दुर्गीकरण, उनकी सुरक्षा हेतु दुर्गीकरण किया गया। आसपास उन्होंने दुर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए दुर्गीकरण किया। अब कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, जो पुर्तगाली का सम्राट नियुक्त करेगा वही सर्वोच्च अधिकारी होगा, क्योंकि जिस पर सम्राट का भरोसा होगा उन्हीं को कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया जाएगा। अगर किसी और को घोषित कर दिया तो वो उनका वर्चस्व धीरे धीरे कम कर देगा, इसलिए पुर्तगाली सम्राट ने सोचा कि मेरे द्वारा जो नियुक्त होगा वही सर्वोच्च अधिकारी होगा। देखिए हम आज पूरा कवर करेंगे पुर्तगालियों का, तो बने रहिएगा हमारे साथ।